दोस्तों जब भी हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के मामले में हम लोग कई सारे राज्यों की चर्चा करते हैं, लेकिन एक राज्य है जिसका नाम बहुत ही कम सुनने को मिलता है और वो राज्य है झारखंड। किसी भी अच्छे लेवल पर, चाहे आप इकोनॉमी की बात कर लो या फिर डेवलपमेंट की बात कर लो, जॉब्स की बात कर लो, किसी भी सेक्टर में आपको झारखंड का नाम नहीं मिलेगा, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो। झारखंड में सिर्फ एक ही चीज है कि झारखंड के पास खनिज पदार्थों का भंडार है जिसका यूज भारत के डेवलपमेंट में होता है लेकिन झारखंड के डेवलपमेंट में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गुंडा राज चलता है, माफिया। सरकार चाहे किसी की भी हो, झारखंड का जो माइनिंग हो रहा है उसका पैसा झारखंड के आम लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। आज अपने प्यारे भारत में कई सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड पर चर्चा करेंगे कि झारखंड माइनिंग के दृष्टिकोण से तो काफी अमीर राज्य है, जिस तरह से यहाँ पर कोयला, बॉक्साइड, कई सारी चीजें पाई जाती है, लेकिन झारखंड का पर कैपिटा इनकम, झारखंड के लोग गरीब हैं, आदिवासी लोग भी हैं और भी कई तरह के लोग हैं जो कि झारखंड में आकर के बसे हैं, लेकिन सबकी हालत खराब है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग गौर करेंगे कि झारखंड में चल क्या रहा है। बिहार से झारखंड को अलग किया गया था, तो क्यों किया गया था? झारखंड बिहार के अलग होने के 24 साल बाद झारखंड में कुछ बदला? आइए इस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। बहुत ही खराब लगता है कि झारखंड को रिच स्टेट ऑफ द पुअर का टाइटल दिया गया है, जबकि पूरे भारत का 27% कोयला झारखंड से निकलता है, पूरे देश का 26% आयरन झारखंड से जाता है, पूरे देश का 18% कॉपर झारखंड से जाता है। तो हम तो भारत के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, झारखंड इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है भारत के डेवलपमेंट में, लेकिन इसके बाद भी झारखंड के लोग गरीब हैं। क्यों? नीति आयोग के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग झारखंड की 50% आबादी गरीबी रेखा के नीचे आती है। लिविंग स्टैंडर्ड, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब काफी खराब है। इस मैप में आप देख सकते हैं झारखंड के अधिकतर जिले के लोग गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, खासकर लातेहार, वेस्ट सिंहभूम और उधर साहिबगंज साइड, इधर के लोग तो और भी ज्यादा गरीबी रेखा में आते हैं। झारखंड का एवरेज पर कैपिटा इनकम मात्र 92,000 रुपया है एक साल का, जो कि हमारे नेशनल एवरेज का आधा है। झारखंड में 26% से ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, जिसको कि लगातार इग्नोर किया गया है। झारखंड में करप्शन, इसके बारे में तो पूछिए ही मत। खैर ये तो हर जगह है, लेकिन कुछ राज्यों में इतना ज्यादा है कि उस राज्य का विकास हो ही नहीं पाता है। अगर आप गौर से देखें तो झारखंड शुरू से लेकर के लास्ट तक हर लेवल में पूरी तरह से डिस्ट्रॉइंग चल रहा है, और इसका मेन रीजन है झारखंड का गंदा पॉलिटिक्स। आपको झारखंड में कोई भी ऐसी सरकार देखने को नहीं मिलेगी जिसने 5 साल भी अच्छे से डेवलपमेंट किया होगा। दोस्तों झारखंड में करीब 40% मिनरल पाए जाते हैं, लेकिन इस मिनरल वेल्थ का फायदा यहाँ के लोकल पॉपुलेशन को कभी नहीं मिला। ज्यादातर मिनरल्स वेल्थ को माइनिंग के जो माफिया हैं वही दबाए बैठे हैं। झारखंड का वो सभी एरिया जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज काफी ज्यादा है, वहाँ पर माफिया भी काफी ज्यादा हैं। आपको लग रहा होगा ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन हर जगह होता है, चाहे वो कोयला हो, कॉपर हो, लोहा हो, हर माइनिंग में माफिया है। अब आपको वो दिखाई थोड़ी देंगे। हाइबा से जो कोयला जा रहा है, क्या वो ऐसे जा रहा है? उन सब के पीछे माफिया का हाथ है, न तो आपका एक हाइबा पार नहीं होगा अगर उनको पैसा नहीं मिलेगा। तो हर जगह यही हो रहा है। 1970 के पहले जो भी माइनिंग होती थी उसे प्राइवेट कंपनी के द्वारा ही हैंडल किया जाता था। अगर कहीं आयरन या फिर स्टील का इंडस्ट्री है तो वहाँ पर काफी ज्यादा कोयले की डिमांड होती है। 1970 में कोल माइनिंग का नेशनलाइजेशन कर दिया गया और 1970 में ही BCCL का निर्माण किया गया, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड। यानी कि अब जो गवर्नमेंट की कंपनियां थी वही कोल का माइनिंग कर पाएगी पूरे भारत में। अब जो भी कंपनी माइनिंग करने के लिए टेंडर भरती थी, उन सारी कंपनियों का जो कंट्रोल है वो बड़े बड़े माफिया, बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास होता था। तो जब इसका सरकारीकरण हुआ तो जितने भी बड़े बड़े लोग थे जिनके पास ज्यादा पैसा था वो सब इस पर अपना डोमिनेंस स्थापित करने लगे। सरकार के सरकारी काम में करप्शन है ही। टेंडर उन्हीं को मिलता था जिसको सरकारी अधिकारी पास करेंगे, सरकारी अधिकारी उसी को पास करेंगे जो उनका पॉकेट गर्म करेगा। तो इस तरह से जो माफिया थे वो काफी ज्यादा पैसा देते थे और टेंडर उनको मिल जाता था। अब जब टेंडर उनको मिल गया तो फिर वो इसे अपने हिसाब से चलाते थे। जितने भी माफिया होते हैं वो सारे के सारे पॉलिटिक्स से मिले होते हैं। झारखंड सरकार जो अभी जेल गई थी वो माइनिंग का ही किस्सा था। पॉलिटिकल लीडर और माइनिंग माफिया ये आपस में मिले होते हैं, हर जगह का यही हाल है। पॉलिटिशियन को फंडिंग ही वहीं से आती है और इसी फंडिंग को वो फिर अपनी सरकार बनाने में, फ्री बीज देने में, फ्री का चीज मिल रहा है तो कहाँ से मिल रहा है? आपने कभी सोच करके देखा है कि अगर कोई सरकार फ्री में कुछ दे रही है तो क्या वो अपने घर से दे रही है? अरे नहीं यार, वो आपका ही पैसा है। उनको इलीगल काम करके पैसा मिला और वही पैसा वो आपको दे रही है, लेकिन आम लोग को ये चीज समझ में नहीं आता है। अब बोलोगे आप ये पैसा हमारा कैसे हुआ? जो इलीगल माइनिंग हो रही है वो आपके झारखंड का चीज है। पॉलिटिक्स लीडर को माफिया के द्वारा फंडिंग मिलता है,
और भारत में जो भी खजाना है, जो भी बचा हुआ है, उसकी खुदाई होते होते एक दिन ये खत्म हो जाएगा, इसे सब बाहर भेज दिया जाएगा। इससे झारखंड में कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। एटलीस्ट कम से कम डेवलपमेंट होना चाहिए, लोकल को रोजगार मिलना चाहिए, वो सब कुछ नहीं हुआ। सरकार को भी फंडिंग मिल गया, अब सरकार वही पैसा दिखाएगी पब्लिक को, उसी का कुछ % पैसा सरकार अपनी सरकार बनाने में खर्च करेगी, फ्री बेच देगी, चाहे वो बिजली फ्री देना हो, पैसा फ्री देना हो, पूरा लुटाएगी कि उन्हीं का सरकार बन जाए। और जो माफिया हैं, जो बड़े बड़े लीडर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी उसी सरकार को सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको टेंडर चाहिए। तो इस तरह से पूरा सिस्टम बना हुआ है जो आम पब्लिक को समझ में नहीं आता है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है जहाँ पर पॉलिटिशियन पार्टी और माफिया इन्हीं का राज चल रहा है। और जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं उनको भी एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो भ्रष्टाचार की वजह से वो भी इनलीगल माइनिंग को इग्नोर कर देते हैं। इसके अलावा जो माफिया होते हैं वो खुद के लिए लोकल पॉपुलेशन का सपोर्ट भी तैयार कर लेते हैं कि हाँ, ये समाज का बहुत अच्छा आदमी है, इसके लिए हजारों लोग जान देने वाले हैं। इस तरह के चीजों को भी वो तैयार करके रखते हैं। इसके लिए वो लोकल पॉपुलेशन को काफी ज्यादा पैसा वगैरह देते हैं, जॉब देते हैं, कई सारी चीजें हैं। झारखंड के पीछे रहने का दूसरा सबसे बड़ा रीजन है झारखंड में जो पॉलिटिक्स है वो अनस्टेबल है। आज से 24 साल पहले झारखंड आजाद हुआ था, मतलब बिहार से झारखंड अलग हुआ था 2000 में 15 नवंबर को। 24 साल में झारखंड में 13 चीफ मिनिस्टर बदले जा चुके हैं, जबकि 5 काफी था। एवरेज यहाँ पर एक चीफ मिनिस्टर 2 से 2.5 साल ही राज कर पाया है। झारखंड बिहार के अलग होने के बाद 9 साल के अंदर झारखंड के अंदर 9 सीएम बदले, 3 बार तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल भी लगा है। तो यहाँ पर जिनको झारखंड का डेवलपमेंट करना था वो तो कुर्सी के चक्कर में लड़ रहे हैं आपस में। 9 साल में 2 सीएम काफी थे, 5-5 साल का कार्यकाल। झारखंड में 5 साल तक सीएम के पद पर बने रहने वाले एक ही सीएम थे, रघुवर दास। और इस बार जो हेमंत सोरेन बने उनके बारे में आप सभी जानते हैं, 4 साल 35 दिन में वो हट गए, फिर उनके चाचा को बनाया गया। मतलब कोई भी सरकार अच्छे तरीके से 5 साल तक टिक ही नहीं पाई है। तो ये जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है इसके वजह से भी झारखंड पीछे है। नई सरकार आती है, नया नियम लागू होता है, पुराना नियम खत्म हो जाता है, तो डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं रहा है। सेंटर के द्वारा जो चलाया गया कि हाँ कोई सड़क को पास किया जाएगा, तो सेंटर के द्वारा जो पास किया गया वो तो काम पूरा हो रहा है क्योंकि उसमें स्टेट गवर्नमेंट कुछ भी हाथ नहीं लगा सकती है, लेकिन बाकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है जो कि राज्य सरकार को करना था। देखिए, किसी भी राज्य की स्थिति तब बदलेगी जब वहाँ का आधुनिकीकरण होगा, जिस तरह से अलग अलग शहरों में हो रहा है, अलग अलग देशों में हो रहा है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह को स्टैब्लिश करना, लोगों के पर कैपिटा इनकम को सही करने के लिए लोगों को रोजगार देना, जितना झारखंड का पूरा अर्निंग हो रहा है उसका अधिकतर पैसा झारखंड के विकास में लगाना, कनेक्टिविटी को बेहतर करना, कई सारी चीजें हैं जिस पर सरकार को काम करना चाहिए। यहाँ पर सरकार आती ही इसलिए है कि अगले इलेक्शन में उसकी सरकार फिर से कैसे बने, इसके लिए वो जो करना है वो करती है। 4 साल आपको लूटेगी, 1 साल आपको देगी, इतना देगी कि आप उन्हीं को वोट दोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉलिसी के बारे में यहाँ पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ अपने 5 साल के बारे में। आज से 20 साल बाद झारखंड क्या होगा, कुछ ऐसे फैक्ट्री को बैठा दिया जाए कि आज से 40 साल 50 साल तक लोगों को रोजगार मिले, लेकिन ऐसा कोई नहीं सोचता है यहाँ पर। अभी झारखंड में बीजेपी कांग्रेस के अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा, इसके अलावा आरजेडी जैसी पार्टी भी मौजूद है। अब इतनी सारी पार्टी आपस में फाइट करेगी तो वोट भी बढ़ जाएगा, जिससे कोई एक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से सरकार नहीं बना पाएगी। और जब कोई एक गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से सरकार नहीं बना पाएगी तो प्रॉपर तरीके से कोई बड़ा डिसीजन लेना इम्पॉसिबल हो जाएगा। हर पार्टी का अपना अलग अलग डिमांड होगा, और जब ऐसा होता है तब स्टार्ट होता है भ्रष्टाचार। तो कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से झारखंड आज भी पीछे है। इस वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि झारखंड के बिना भारत का डेवलपमेंट अधूरा है, क्योंकि जो मैन ओर चाहिए वो झारखंड से भारत को मिल रहा है। कई सारे राज्यों को ग्रोथ इंजन बोला जाता है, लेकिन उनके ग्रोथ इंजन को चलाने के लिए जो मैन ओर है, कोयला, लोहा, अदर रिसोर्स, उसमें झारखंड का इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। झारखंड में काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटी है जो इसे एक लीडिंग स्टेट बना सकता है, लेकिन झारखंड में उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं है, उस तरह की सरकार नहीं है जो झारखंड को आगे बढ़ाने के बारे में सोचे। झारखंड के आज से 20 साल बाद, 50 साल बाद एक बेटर फ्यूचर पे काम करे, इस तरह की कोई गवर्नमेंट यहाँ पर नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट आती भी है तो लोगों को दूर का चीज समझ में नहीं आएगा, उनको अभी चाहिए, अभी फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। तो लोगों का अनएजुकेटेड होना ये भी एक रीजन है झारखंड पीछे है। बाकी गाइस, आपको क्या लगता है झारखंड इतना पीछे क्यों है? आज क्यों झारखंड का नाम हर जगह नहीं आता है? हर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के मामले में बाकी राज्य आगे हैं, झारखंड का नाम क्यों नहीं आता है? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारे वीडियो को झारखंड से देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि आखिर कब झारखंड, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इन राज्यों में गिना जाएगा, कब इसकी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी। तो आप कमेंट कीजिएगा। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आज जब हम देश के विकास में भागीदार बन रहे आदिवासी समाज को देखते हैं, दुनिया में पर्यावरण को लेकर अपने भारत को नेतृत्व करते हुए देखते हैं, तो हमें भगवान बिरसा मुंडा का चेहरा प्रत्यक्ष दिखाई देता है।